बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सबका ठीक है? तो चलिए जी, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बिजनेस एथिक्स के। और द नेक्स्ट टॉपिक इज a very important topic and perhaps the most important topic of this syllabus and one of the most important topics of the whole BBA जो आप लोग कर रहे हैं। बल्कि आपको ये जान के हैरानगी तो नहीं, लेकिन एक सरप्राइज मिलेगा कि ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस एथिक्स, इस सब्जेक्ट का नाम जब हम पढ़ते थे छठे सेमेस्टर में, आज से 12-13 साल पहले, तो तब इस सब्जेक्ट का नाम ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस था। एंड ये जो 11-12 साल हुए होंगे, और मुझे याद है कि तब दिस सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली अ फ्यू इयर्स बैक, अ कपल ऑफ इयर्स बैक, 2 साल पहले ही हमसे ये इंट्रोड्यूस हुआ था ये सब्जेक्ट, और इसका नाम था कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और अब खैर आहिस्ता आहिस्ता कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्योंकि एक स्पेसिफिक टर्म हो जाती है, तो हमने इसको फिर चेंज कर दिया इनटू बिजनेस एथिक्स। और ये बिजनेस एथिक्स बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म है जिसका एक पार्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आपको पता चल ही गया होगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये पूरा चैप्टर है, बल्कि पूरा चैप्टर नहीं बेटा, पूरा सब्जेक्ट है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चले जी, आई एम सॉरी, ये बीच में इंटरनेट का इशू था और अब मैंने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया है, और चलिए देखते हैं कितने जीबी खत्म होते हैं, बट वी हैव टू डू इट। जी, तो ये था जी हमारा टॉपिक। एंड मूविंग ऑन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने आपको बता दी इसकी इम्पोर्टेंस एज अ सब्जेक्ट बताइए आपको, एज अ थ्योरी या एज अ कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये आइडिया होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ मेजर सब्जेक्ट, इज अ मेजर टॉपिक एंड a major chapter in fact in this syllabus, और ये जितना पढ़े उतना कम है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? सबसे पहले तो जी व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे वाइज इट आ रहा है, लेकिन the first point is what is corporate governance? Corporate governance, as the name suggests, is actually consists of two words, corporate and governance. Corporate means anything that is related to the business organization। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम एक कॉर्पोरेशन कहते हैं। कॉर्पोरेट इज थिंग्स रिलेटेड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड गवर्नेंस एज यू ऑल नो इज द method, the way, practices through which the organization is controlled, to control and business. So in other words, in very simple words, corporate governance is actually the way in which the business is controlled। ठीक है, ये इसकी बड़ी एक लेमैन सी डेफिनेशन है। बहुत सी डेफिनेशंस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। आप जितनी डेफिनेशंस आप बहुत सी डेफिनेशंस निकाल सकते हैं बेटा, सारी कम मेरा ख्याल है कोई 20 के करीब डेफिनेशन होंगी, सारी हम याद तो नहीं कर सकते, ना ही हमने करनी। तो बड़ा एक इजी सा वे याद रखने का ये है कि लेमैन के लिए द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द वे द बिजनेस इज कंट्रोल्ड। अच्छा, फिर सवाल पैदा होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एज अ थ्योरी हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आई, या क्यों ये इम्पोर्टेंट है इतनी। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले आप लोगों के साथ एक दो वीडियो शेयर करूंगा जो कि बड़ी अच्छी इलस्ट्रेटिव वीडियोस हैं। सबसे पहली वीडियो है व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैंने आपको थोड़ा आइडिया तो दे दिया, लेकिन इसको थोड़ा बेहतर अंदाज में अगर हम इलस्ट्रेटिवली देखें, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। What is corporate governance? Well, it's not rocket surgery. It's what you can do to keep your organisation off the front page of the newspaper. There are various definitions, according to the ASX Corporate Governance.
जी बेटा, ये असल में इंटरनेट जो है ये मेरे मोबाइल का है। Council. Corporate governance is the system of rules, relationships and practices that determine the direction and control of an organisation. And according to OECD, corporate governance is a key element in improving economic efficiency and growth, as well as enhancing investor confidence. but in practical terms, governance means the system by which an organisation is controlled and operates, and the mechanisms by which it and its people are held to account. The word governance comes from Latin, meaning helmsman or captain of the ship. The board is principally responsible for ensuring the corporate bodies discharge their responsibilities to stakeholders. It defines the relationships between directors, management, shareholders and the stakeholders. Authority cascades down from the board to the CEO and the executive management team and throughout the organisation. For a good governance practice, there are 4 essential elements: transparency, accountability, stewardship and integrity. There is no single model of corporate governance and no one-size-fits-all approach. Good corporate governance is about working out the practices to make and carry out corporate decisions, and also monitor the decisions and the organisation's performance. It is not just about ticking a series of boxes to meet the regulatory requirements or getting tied up in red tape or bureaucracy. Professionals involved in this important area need to keep up to date with changes in legislation and regulation, market practice and expectations. Governance Institute of Australia is the only independent professional association with the sole ये तो था थोड़ा सा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और वो था कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो आपको आइडिया हुआ होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस is actually the way in which things are controlled, and if the control is good then the performance is also good. और बेसिकली कंपनी अगर किसी भी फॉर्म में एक्सेल करना चाहती है, सरवाइव भी इवन करना चाहती है आजकल के दौर में, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द की। और आजकल के दौर में इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है। द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू एस्टैब्लिश द बेस्ट framework and the best setup of control through which the company can earn the maximum profit, the company can increase its profitability, its liquidity and all of the factors, all of the indicators of performance, उनको बेहतर किया जा सकता है through corporate governance practices। बड़ी minute से ये points हैं, वो क्या है हम ये पूरा अब फाइनल तक यही पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस के लिए, एक परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। प्लस इसको पढ़ना या इसको इसके ऊपर इतना ज्यादा एम्फेसिस जो हो रहा है वो क्यों जरूरी है, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा एजेंसी थ्योरी। आपको याद होगा एजेंसी थ्योरी क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ। एजेंसी थ्योरी इज द कॉन्सेप्ट जिसके तहत द ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजर। The one who is managing, the one who is controlling is different from the one who is actually owning the business। और इसकी मिसाल है शेयर होल्डर्स की और डायरेक्टर्स की and the top management। The actual owners of the company are the shareholders and they have appointed the directors, the board of directors to run their company। तो यहाँ पे एक गैप आ जाता है। गैप क्या है कि ओनर एंड मैनेजर इज डिफरेंट, और what is in the best interest of the owner is actually that should be done। लेकिन अक्सर क्या होगा या हो सकता है कि the agent does what is in his or her best interest। For example, देखें जी, डायरेक्टर के लिए सबसे बेहतरीन क्या है पर्सनली देखा जाए, उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा हो और छुट्टियां उसकी ज्यादा हो, काम कम हो। लेकिन शेयर होल्डर के लिए क्या चीज बेहतरीन है कि बेहतरीन काम किया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तनख्वाहें कम होगी तो उसके लिए बेहतर है, शेयर होल्डर के लिए उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा, छुट्टियां कम से कम हो। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, क्लैश आ गया दोनों के इंटरेस्ट में ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एजेंसी थ्योरी, यानी द ओनर एंड द मैनेजर आर डिफरेंट and what is good for the owner might not be good for the management, and the management might knowingly exploit the position और वो बिजनेस को इस एक ऐसे तरीके में रन करें which might not be optimal for the owners। तो इसकी वजह से अब जरूरत पेश आती है ऐसी रूल्स, रेगुलेशंस और प्रैक्टिसेस की
जो कि इन प्लेस की जाए कंपनी के अंदर, उसके कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर एम्बेड की जाए, ताकि इस एजेंसी थ्योरी को कम से कम इसके नुकसानात से का सामना करना पड़े ओनर्स को। तो वो माइन्यूट सी प्रैक्टिसेस को हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, या ये प्रैक्टिस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, यानी बेहतरीन प्रैक्टिस है जो कि शेयर होल्डर्स के लिए बेस्ट होगी और मैनेजमेंट और स्टेक शेयर होल्डर के दरमियान, ओनर के दरमियान जो गैप है उसको कम से कम करेगी। इसकी एक मिसाल दे देता हूँ आपको, आगे आपको क्लैरिफाई हो जाए, आगे हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। मिसाल के तौर पे, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, द CEO एंड द चेयरमैन should not be the same person। अच्छा भाई, आपको आप में से कईयों को तो शायद ये भी ना पता हो कि चेयरमैन और CEO में फर्क क्या है, यानी वो भी मैं बाद में बता दूंगा उस क्लास में। बट ये याद रखें कि ये दो ओहदे हैं, ये एक बंदे को अगर मिल जाएंगे तो वो बंदा बहुत पावरफुल हो जाएगा, और वो बहुत पावरफुल हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस तरह हमारे मुल्क में आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट को मिला के एक ओहदा बनाया जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वो मुशर्रफ साहब भी थे एक दौर में, और डिक्टेटर्स जितने भी होते हैं वो ये ओहदा जरूर रखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव का, यानी दे आर द इंचार्ज ऑफ द आर्मी एज वेल एज द सिविलियन गवर्नमेंट। तो ऐसा इंसान बहुत पावरफुल हो जाता है, तो वो फिर ऑल इन ऑल है, ठीक है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो अच्छा ही क्यों ना हो, बट स्टिल इट इज डेंजरस थिंग फॉर द कंपनी if CEO and chairman are the same person। तो इन दोनों को अलहदा होना चाहिए। अब ये कौन कह रहा है? ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस कह रही हैं, जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, और किसके थ्रू कह रही हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कुछ आगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे, कोड्स हैं, कुछ इंटरनेशनल थ्योरीज हैं जिनको हम पढ़ेंगे, उनके मुताबिक ये चीजें होनी चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आप चाहते हैं बेहतरीन हो तो ये चीजें होंगी। अच्छा जी, फिर रीजन क्या आई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की को इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है? व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस उजागर हुई? तो सबसे पहला रीजन जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज डाइवर्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स बहुत डाइवर्स होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक कंपनीज की, जहां पे सैकड़ों, हजारों, लाखों के शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट, ना सिर्फ कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट होते हैं बल्कि ज्योग्राफिकली भी एक दूसरे से बहुत डाइवर्स होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, वेदर इट इज ज्योग्राफिक और एथनिक और रिलीजियस, इवन या किसी भी किस्म के, तो शेयर होल्डर्स क्योंकि एक दूसरे से, स्पेसिफिकली बात करें तो ज्योग्राफिक की मैं बात करूं, एक दूसरे से बहुत अलहदा होते हैं। अब उसका क्या मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, और वो सारे के सारे, पहली बात है लाखों लोग तो ओनरशिप नहीं कर सकते और ना ही मैनेजमेंट कर सकते हैं, और वो इतनी दूर होते हैं एक दूसरे से कि उनके लिए एक जगह पे आना, मिलना, देखना फेस वो कंपनी के मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के बाद भी वो चेक एंड बैलेंस नहीं रख पा रहे क्योंकि वो बहुत डाइवर्स है। अच्छा, सेकेंडली पावरलेस, majority of the shareholders always have very less ownership, very less shareholding। 1% शेयर होल्डर भी अगर कोई है जिसके पास 1% शेयर है, यानी कि वो बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग है, बहुत लाखों करोड़ों अरबों रुपए में भी कुछ कंपनीज की बन जाती है, बट स्टिल 1% इज नथिंग। अगर वो सारे का सारा 1% वोट भी किसी जगह चला जाए तो शायद वो इतना इम्पैक्ट ना करे, और मेजोरिटी की तो 1% से भी कम शेयर होल्डिंग होती है। तो जहां आपकी इतनी कम शेयर होल्डिंग है, वहां डायरेक्टर्स के अगेंस्ट जाना और उनकी बातों को नेगेट करना आपके लिए कंपैरेटिवली मुश्किल बन जाता है। तो ना सिर्फ शेयर होल्डर्स डाइवर्स हैं, एक दूसरे से अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं, बल्कि वो पावरलेस भी हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स की बात करो तो अपनी बात नहीं मनवा सकते, तो उनको फिर ऐसी प्रोटेक्शन चाहिए, आइदर थ्रू लॉज, प्रिंसिपल्स एटसेट्रा, जो कि पुश करे, प्रेशराइज करे डायरेक्टर्स को कि वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। अच्छा, एक और वजह जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है,
वो है इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स। अब ये लोग कौन है जी? ये बड़े बड़े इदारे हैं जिन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं कंपनी के। फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, आपके पेंशन स्कीम्स होती हैं और म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा शेयर्स किसी कंपनी के ले लेते हैं। अब ये है बड़े शेयर होल्डर्स, लेकिन ये बड़े हैं भी बेशक, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, आपको याद होगा, तो क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ गर्ज होता है प्रॉफिट से, प्रॉफिट मिल रहा है तो दे आर मोर देन सेटिस्फाइड, इनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स जिनके पास पावर है, वो खुद भी इतने इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी की शेयर होल्डिंग, कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर, तो इस चीज का फायदा उठाते हैं फिर शेयर होल्डर्स, सॉरी डायरेक्टर्स। मिसाल के तौर पे आपके अब वालिद साहब एक इंस्टीट्यूशन में बड़े शेयर होल्डर है आपके लिए, ठीक है, आपके घर के अंदर, लेकिन अगर आपके वालिद साहब बाहर रहते हैं या वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते घर के अफेयर्स में, तो फिर आप लोग आज़ादी मनाते हैं या इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो छोटे हैं, मतलब आपके बहन भाई वगैरह या अम्मी भी बेचारी अक्सर, वो शेयर होल्डर तो है लेकिन वो पावरलेस हैं, उनकी बात आप कहाँ मानते हैं। आपने बात मानी है जी अब्बा जी की, लेकिन अब्बा जी जो है वो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स की तरह इतने इंटरेस्टेड अगर नहीं है आपके अफेयर्स के अंदर, आपकी लाइफ अफेयर्स के अंदर, तो वो आपके लिए मौजे हैं। लेकिन जिस दिन देखिए ना उनके पास पावर तो है, जिस दिन वो इंटरेस्टेड हो गए आपकी जिंदगी के अंदर, उस दिन फिर आपके लिए आप सीधे हो जाएंगे। इसी तरह डायरेक्टर्स को सीधा करने के लिए या तो वो इंटरेस्टेड हो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, अगर नहीं तो बेटा ये है कि फिर एक गाइडलाइन बना दी जाए और प्रेशराइज किया जाए थ्रू इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, थ्रू मीडिया, थ्रू ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस की जो दुनिया है उसके थ्रू, कि आप बेहतरीन इंस्टीट्यूशनल शेयर, इस बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अपनाएं जो कि बेस्ट इंटरेस्ट में हो शेयर होल्डर्स के। अच्छा, फिर ये सब तो पहले से पता था, फिर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी इसको। लेकिन हुआ क्या, हुआ ऐसा कि लेट 90s और अर्ली 2000s में एक वोल्केनो एरप्ट हुआ ऑफ सच केसेस जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज वो बैंकक्रप्ट हो गई, और जब रीजंस पता लगे तो पता चला कि उनके अंदर बहुत सी मैल प्रैक्टिसेस चल रही थी जो कि शेयर होल्डर्स को गुमराह कर रही थी, और डायरेक्टर्स और सीईओज और बोर्ड अपनी पावर्स को नाजायज इस्तेमाल करते हुए शेयर होल्डर्स को बेवकूफ बना रहे थे और अपने आप को नवाज रहे थे और नुकसानात छुपा रहे थे, प्रॉफिट बढ़ा रहे थे। बेसिकली दे वर सो पावरफुल दैट दे वर इजीली डिसीविंग द शेयर होल्डर्स। तो ऐसे केसेस में फिर फाइनल जो कहते हैं ना नेल इन द कॉफिन, वो मारा द केसेस लाइक एनरॉन, मिरर ग्रुप, मैक्सवेल एटसेट्रा। तो इन लोगों ने फिर इन केसेस के बाद दुनिया को होश आया, वो यार ये क्या हो रहा है, ये तो डायरेक्टर्स ये कुछ कर रहे थे, हमें तो इनकी पावर्स को कम करना चाहिए, या इनको हमें इन पे ऐसा चेक होना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिसेस को लागू करना चाहिए कि ये लोग बाज रहे। तो इसके लिए हम लोग एक वीडियो देखते हैं, ये बड़ा जबरदस्त केस है जी, एनरॉन का, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ एनरॉन के केस की, और इससे आपको काफी कुछ पता चलेगा कि क्या होता आया एनरॉन के केस में, सारा ही पता चलेगा डिटेल में, बल्कि अच्छी 6-7 मिनट की वीडियो है, एक मजे की वीडियो है। सो गौर से सुनिएगा कि हो क्या रहा था एनरॉन कंपनी के अंदर, और फिर आप उसको लिंक कीजिएगा अपने जहन के अंदर ही कि क्यों फिर जरूरत पेश आई एम्फसाइज करने की कि डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शुड बिहेव ethically and in such a way that they work in the interest of the shareholders. तो उसके लिए वीडियो देखेंगे। An American worker named George had his sights set on a comfortable retirement. Perhaps some holidays in the sun, relaxing in the garden with good novels, and a gin and tonic by his side. And then, when the company he worked for, the energy giant called Enron Corporation, collapsed in front of his eyes, those plans went up in smoke. Years later, he was mowing pastures when he should have been living on his retirement savings, which had mostly been tied up in Enron Company stock. No one ever thought such a behemoth of a company could just go belly up.
It was a story that shocked the world, one involving mismanagement, corruption, and greed. This is what happened. In its heyday, Enron was one of the largest companies in the USA. At its peak, its shares reached $90.75. And when it declared bankruptcy in 2001, they were worth 26 cents. Few saw it coming, and to this day, the downfall is a reminder to all of us that indeed, giants can fall. And on top of that, giants aren't always what they seem. The story starts in 1985 when two companies merged. They were Texas-based Houston Natural Gas Company and Omaha-based InterNorth Incorporated. At the beginning, the new Enron was simply a very big natural gas supplier. But then in 1989, it turned a leaf in its book and began trading natural gas commodities. In 1994, it also began trading electricity. These changes took place under its new CEO, Kenneth Lay, who had formerly been in the big chair at Houston Natural Gas. At the time, Enron was said to be one of the most innovative companies in the USA. But at the time of the downfall, the New York Times wrote, Enron is a new economy company, a thinking outside the box, paradigm-shifting, market-making company. It added to the end of that paragraph, it's also at this point in time, a bankrupt company. As the story goes, before Enron got started, gas and electricity were produced and sold by state-regulated monopolies. But then there was deregulation, and as the Times writes, Enron used Wall Street magic to transform energy supplies into financial instruments that could be traded online like stocks and bonds. Prior to this, those energy monopolies were always under government scrutiny. But after deregulation, Enron had more freedom and so started trading energy online, such as stocks and bonds, and also placing bets on future energy prices. Enron started selling contracts called energy derivatives to investors. Soon, Enron was called America's most innovative company, and it won that accolade for a number of years. At the time, this looked good for the consumer, because with supply and demand taking over fixed prices by monopolies, the prices for customers seemed fair. It seemed like a dream story for capitalism. There was a problem though, and something didn't quite add up. You see, Enron thought that if it could trade energy, then why not trade all kinds of other things, such as insurance or advertising, and then turn these into contracts and sell them as derivatives too. The company poured billions into these new trading ventures, but not everything turned into gold. It later turned out that while Enron was winning on some levels, it was losing on others. But the problem was it wasn't always coming clean about where it was losing. It was kind of fixing its accounts and reporting false trading revenues. As one person pointed out, some of the schemes traders used including serving as middlemen on contract trade, linking up a buyer and a seller for a future contract, and then booking the entire sale as Enron revenue. Enron was also using its partnerships to sell contracts back and forth to itself, and booking revenue each time. It was, in fact, creating imaginary revenues. If that's confusing to you, the Wall Street Journal gave an example of one such piece of Enron's subterfuge. Enron got into a deal with Blockbuster, those guys whose stores you go into in the past and rent out a movie. The new deal with Blockbuster was to do this online, but it didn't work out, and in 8 months the business was a total flop. While this was going on, Enron had made a deal with a Canadian bank. If the bank loaned Enron $115 million, Enron would then hand over its video deal profits for the first 10 years to the bank. As you know, Enron made no cash from this online video renting business with Blockbuster, but it still wrote the $115 million down as part of its revenue, not a massive loss. The Canadian bank was owed money, but on paper things didn't look bad for Enron. According to the New York Times, Enron did a fair bit of shady accounting, and still Wall Street bankers at JP Morgan and others were gung-ho about the company and its stock. Some people, however, began to smell a rat. The thing was, Enron was also seen as a fairy tale winner in the years when deregulation and online trading, embodied by a get-rich-quick culture, were admired by everyone. Leave the innovators alone, this is the future. But things got out of hand, as they tend to do when in Hobbesian terms the Leviathan goes missing and no one's watching over the people to ensure nothing terrible is happening. Enron also invested heavily in high-speed broadband telecom networks, but the company saw no profits from that either. The most innovative company in America was on a losing streak, but still those losses were not reported. It was hiding all its financial losses using something called mark-to-market accounting. Investopedia explains that like this.
This technique measures the value of a security based on its current market value instead of its book value. This can work well when trading securities, but it can be disastrous for actual businesses. Another example given of the Enron way of hiding its losses is this. If the company bought a power plant, it would first put the projected profit on its books. That's a projected profit, meaning nothing has actually been made. If then Enron actually didn't make a profit but a loss, it would transfer the loss to an off-the-books corporation somewhere no one would find it. This way, Enron's bottom line didn't look affected and everyone still thought the company was booming, when in fact heavy losses were being incurred and then hidden like soiled underwear at the bottom of a laundry basket. Enron used something called off-balance sheet special purpose vehicles, or SPVs, to hide these failures. But all you need to know is that this is a technique that can be used to fool investors and creditors. The experts tell us this is not illegal, but it can be dangerous. At the same time, not everyone understands how they work, so it could be said to be slightly unethical if companies are not completely transparent about it. And then the bubble burst, as bubbles tend to do. By April 2001, analysts were on to Enron. They saw what was happening, realizing that accounting wizardry had been creating a company not unlike the fantasy city of Oz. Behind the screen, Enron was crumbling, and by summer 2001, the company was in free fall. Its stock was downgraded, sinking like a stone into the abyss. By 2000, it was revealed that Enron had losses of $591 million and $628 million in debt. In 2001, the company filed for bankruptcy, and a lot of poor folks whose pensions were tied up in company stock were going to have to cancel their dream vacation in the Caribbean. From 2004 to 2011, the company paid $21.7 billion to its creditors. It said shareholders lost in total around $74 billion, and employees lost billions in pension benefits, with one such person being the guy we mentioned at the beginning of the story. There were many, many more like him. Some of the executives were charged with conspiracy, insider trading, and securities fraud. The CEO we mentioned died of a heart attack before he could face any prison time. Others did time for facilitating corrupt business practices. Another CEO, Jeffrey Skilling, was only just released from prison. Do you think government regulation of markets is good or bad after watching this video? Let us know in the comments. Also, check out our other video, how ये बेटा तो ये बहुत ही कंप्लीट वीडियो थी रिगार्डिंग द केस ऑफ एनरॉन। ये तो एक केस था, इसी तरह के बहुत से केसेस थे और मैं अगर नोट्स रखवाऊंगा जो कि जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो शायद रखवाऊं, उसमें आप देखेंगे कि एक पेज 2-3 पेज होंगे, उसमें बहुत से ऐसे केसेस और लेटेस्ट केसेस भी थे। 2008 क्राइसिस के भी हैं, AIG ग्रुप का, जिस तरह अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप था, वो दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी। लीमन ब्रदर्स का केस था। ये सारे जो बैंकरप्ट हुए थे, इन सब में कोई ना कोई इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस चल रही थी। तो हुआ क्या कि एनरॉन के केस के बाद दुनिया बौखला गई कि यार इतनी बड़ी कंपनी जिसको हम इतना बड़ा समझते थे, वो असल में ये निकली। तो ये कैसे हुआ? पता चला जी ये डायरेक्टर्स जो हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते ऑल इन ऑल थे, शेयर होल्डर्स को भी बेवकूफ बनाते थे, सब कुछ कर रहे थे। तो कोई सिस्टम नहीं है ऐसा जो कि उनको रोक सके। तो ऐसे सिस्टम्स, ऐसी प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो कि इस चीज को रोक सके। मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये बताया, एक क्या नाम है उसका, शेयर होल्डर और चेयरमैन का पॉइंट बताया। और अब उस जमाने में सीईओ चेयरमैन एनरॉन का एक ही बंदा था, ही वाज सो पावरफुल। लेकिन अगर ये 2 बंदे होते तो बेशक ये दोनों बाद में मिल ही जाते, बट प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ये तरीका मुश्किल हो जाता है। ऐसे और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कुछ न्यूट्रल बंदों को लाना, ये आगे बोर्ड का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कहलाते हैं और जो इन तमाम चीजों से हमें बचने में मददगार साबित होते हैं। तो ये वो रीजंस थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के ऊपर इतना जोर क्यों दिया गया। और अब सवाल पैदा होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस क्या है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक्चुअली असेस कैसे किया जाए कि वेदर आर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम्स आर इफेक्टिव और नॉट। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। अब याद रखिएगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट।
और इसके साथ ही इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी एक टॉपिक है उस वीडियो के अंदर, वो भी एक बड़ी जबरदस्त वीडियो है रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चले जी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ये कौन सी थी? There are also, of course, with care elements. Have we done what we to that's sensible and अच्छा ये है जी वो वाली वीडियो, ये देखें जी। And risk tolerances. Why is corporate governance important? The implementation and maintenance of strong corporate governance policies ensure that proper oversight is in place to hold the organization accountable to the standards, laws, and regulations that it should be abiding by. Effective corporate governance helps an organization to achieve its objectives and desired outcomes and fulfill its obligations through sound strategic and business planning, risk management, financial management and reporting, human resource planning and control, and compliance and accountability systems. Effective governance also helps provide a framework for establishing responsibility to all of the participants connected to the organization spanning clients, employees, and providers of capital. An effective corporate governance framework is essential to a banking organization's overall safety and soundness. How is corporate governance assessed? Assessing corporate governance can be classified into 4 general topic areas: structure effectiveness, board supervision adequacy, management effectiveness, and adequacy of control functions. A 3-tiered rating system of strong, adequate, or weak is commonly used to summarize the results of an assessment. A review of structure effectiveness targets the organizational structure through a top-down review of legal entities, individuals, and policies. More specifically, it focuses on how clearly roles, responsibilities, and lines of authority, as well as communication channels, are reflected in the legal structure of the institution. In addition, it considers the quality of the ethics policy and the code of employee conduct established by the board to guide the actions of management and employees on behalf of the institution. A review of the adequacy of board supervision focuses on elements that demonstrate the ability of board members to understand and oversee the activities of the organization. Board charters are reviewed to understand the legal requirements that are established for the board by the shareholders. The assessment of board committees focuses on how committees are structured, the quality of minutes, and most importantly, the quality, frequency, and timeliness of information flow to the full board. Given the importance, additional attention is placed on the activities of the audit and governance committees. The evaluation of board supervision adequacy also considers board members and their qualifications, the reasonableness of compensation practices, the quality and accuracy of board minutes and reporting, and the adequacy and frequency of training and self-assessments. And finally, a thorough review will focus on board member attendance. Evaluation of management effectiveness centers on management committee charters and activities and line of business metrics. In particular, the review of this area focuses on the qualifications of committee members, the scope of committee activities, and the flow of information to the board. Line of business management, through self-assessments and other reporting systems, can provide useful information to the board of directors regarding risk profile and valuable insight for setting strategy. So, for institutions managed by line of business, which are typically the more complex institutions, the quality of self-assessments was evaluated. As control functions provide an independent assessment of the quality of internal controls and risk levels, their effectiveness and relationship with the board is an important component of corporate governance. In this context, evaluation of the adequacy of control functions focuses on the efficacy of the internal audit, external audit, credit review, and compliance. A 3-tiered rating system of strong,
adequate or weak, is commonly used to summarize the results of an assessment. A strong rating reflects that for all or a significant majority of the characteristics reviewed for each element, the institution performed at the highest standards possible, and no characteristics were rated weak. An adequate rating reflects an institution generally meeting expectations for each element, but could have anywhere from one to a few instances where individual characteristics did not meet expectations. These shortfalls could be easily addressed in the normal course of business and would not be significant enough to adversely affect any supervisory ratings. A weak rating reflects the institution had one or more characteristics where there were serious shortfalls in meeting minimum expectations. These shortfalls would require significant efforts to correct and could negatively affect an institution's supervisory rating. Now that we have answered some basic questions about corporate governance, let's take a look at the role that banks play in world economies. ये बेटा साथ ही एक और वीडियो में देख लो, इसके बाद रैप अप करते हैं। Welcome to this webinar, which will tell you absolutely everything that you could ever possibly need to know about corporate governance. So let's begin with the definition. Corporate governance is the system by which a company is directed and controlled. It contains three critical words: system, directed, and controlled. As with all systems, it is essential to keep focused on the objective of corporate governance. And the objective is actually quite simple. It is to make better decisions. Corporate governance is not simply a regulatory compliance issue, but in effect, corporate governance actually enables the business to be more successful through better decision making. The key to the effectiveness of corporate governance in an organization is the flow of information. For example, it's critical that the right information gets to the right people at the right time. There are also, of course, dangers associated with information. Not enough or inaccurate information leads to ill-informed decisions, whilst too much information means you can lose focus on what is actually supposed to be important. So apply the less is more principle, but do so with care. The most common serious failure is ineffective follow-up of decisions made. Therefore, agenda item number 1 in any committee must have 2 clear elements. Have we done what we have said we would do, and did it work? Only when you can answer yes to both of these questions can the item be considered and dealt with effectively. Other critical areas relating to the success of corporate governance include challenging the decisions and recording of the challenges made, simplicity so that the system is both accessible and easily understood, and finally, honesty, making sure that people feel confident enough to actually state their mind. So, sorry about my comment at the beginning of this session when I said you'd learn everything you needed to know, but at least you've made a start. Bye for now. जी बेटा, तो ये थी हमारे पास आज का जो लेक्चर था, वो बेसिकली बेसिक्स था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। क्या होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्यों इम्प्लीमेंट की जाती है। तो रैपिंग अप दिस लेक्चर, रिपीट कर दूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बेसिकली Corporate governance is the system of rules, practices and procedures. चलिए, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो प्रैक्टिसेस को कहते हैं, और वो लॉज भी आगे हम देखेंगे कुछ बने हुए हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, जिनके तहत कंपनी को अगर गवर्न किया जाए तो कंपनी शेयर होल्डर्स के या ओनर्स के बेहतरीन इंटरेस्ट में चल सकती है, और जो एजेंसी प्रॉब्लम है, थ्योरी गैप है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो वो तरीके जिनसे आप कंपनी चलाएं अगर, तो बेहतरीन है ओनर्स के लिए। इनको हम कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को, कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाउअडेज इज द मोस्ट, बल्कि मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च टॉपिक्स, और ज्यादातर जो रिसर्च हो रही है एकेडमिक वर्ल्ड में भी, वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज्यादा हो रही है। हर फील्ड के अंदर ये जरूरी होता है, वहाँ वो फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, एचआरएम हो,
क्योंकि हर फील्ड का एक तरीका है टू मैनेज थिंग्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट के कुछ अलग लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस हैं, एंड सो फॉर एवरी डिपार्टमेंट। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, ये आप देखिएगा, एंड एज यूजुअल आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी है इन द कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह ताला हमारी जो अब क्लास होगी उसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड और पिछले टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।